जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आज समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है। आपका जो एग्जाम 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है, इस 36 शिफ्ट में सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, क्या हार्ड शिफ्ट को 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है या फिर नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो पेपर हुआ है, इसमें पेपर का लेवल कैसा रहा है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार आरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत 4208 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितनी? 4208 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए आपकी वैकेंसी तो 4208 है, लेकिन इसमें कितने गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, अब भी बता दे रहा हूं। आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया था, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया गया था कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है, इसका 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। कितना? 10 गुना। आपकी वैकेंसी है 4208, तो इसका 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल 42,080 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 4208 है, लेकिन फिजिकल के लिए 42,080 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब होता क्या है कि आपकी वैकेंसी मान लीजिए 4208 है, इसमें 10 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए इसमें एक कट ऑफ बनता है 72.32 कट ऑफ बनता है। तो इस कट ऑफ में जितने भी बच्चे होते हैं सबको बुला लिया जाता है। तो इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे यह जो 10 गुना होता है या 11 गुना हो जाता है या फिर 12 गुना हो जाता है। वो होता क्यों है? क्योंकि ये जो कट ऑफ होता है जिस पे बच्चों को बुलाया जाता है, इस कट ऑफ पे जितने भी बच्चे होते हैं सभी को बुला लिया जाता है। आप इस बात को समझे होंगे क्यों आपका कभी कभी 11 गुना हो जाता है, कभी कभी 12 गुना। बाकी ऑफिशियल जो नोटिस में आया है वो आपका यही आया है कि 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप यहां तक बात समझे होंगे। आपका जो एग्जाम समाप्त हुआ है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपका जो एग्जाम हुआ है, आपके एग्जाम में 120 प्रश्न आते हैं। कितने? 120 प्रश्न आते हैं। इस 120 प्रश्न में लगभग 45 से लेकर के 50 प्रश्न थे जो आपके इजी लेवल के थे। कैसे थे? इजी लेवल के थे। उसके साथ साथ लगभग 30 से लेकर के 35 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड थे, और उसके बाद भी जो आपका बचा था लगभग 35 से 40 प्रश्न, ये आपका मॉडरेट लेवल का आया था। अब हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चे इसी 40 से 50 प्रश्न को देखने के बाद, 45 से 50 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। और बहुत सारे बच्चे इस 30 से 35 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपका जो पूरा ओवरऑल पेपर था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड था। 2018 में इससे पहले आपकी वैकेंसी आई थी, 2018 की तुलना करें तो इस बार का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आया है। आजकल आपका जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, विभिन्न जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो उसका लेवल है, उससे अगर तुलना करें तो आपका जो पेपर है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। लेकिन आपके एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? निगेटिव मार्किंग की थी। क्योंकि जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है किसी भी एग्जाम में तो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जब ज़्यादा प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उनका ज़्यादा नहीं सही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे संशय में रहते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है। अब जब 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है तो बच्चे रिस्क भी ले लेते हैं, लेकिन जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखते हैं तो बच्चे वहाँ पर रिस्क भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होता है। जब ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होगा तो ज़्यादा स्कोर भी नहीं होगा। हमने यह भी देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। कई बच्चे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद भी इन 3 प्रश्नों में रिस्क नहीं लिए हैं। अब इसकी वजह से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कोई भी एग्जाम हो जब उसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की या इससे अधिक होती है तो उसमें कट ऑफ भी अधिक जाता है। आपका जो एग्जाम है, इससे पहले जीडी का एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा कि जीडी का एग्जाम में आपको कट ऑफ अधिक देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वो सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करते
करते हैं। अब जब सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो उनकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती है और उनके ज़्यादा प्रश्न भी सही होते हैं। लेकिन आपका जो एग्जाम है आरपीएफ का, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। पहली समस्या ये रही है ज़्यादा ना अटेम्प्ट करने की। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या अगर हम समझे तो आपके एग्जाम में 120 प्रश्न हैं। 120 प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लगातार इसमें प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद गए थे पेपर देने, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे। अब जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे उनको सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, उनके पास पर्याप्त समय भी नहीं मिला। और बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि अपना बाद में जो प्रश्न आया था उसको स्किप कर दिए हैं, या फिर उसको जो आप बच्चे थे जो सोचे थे कि इसको बाद में हल करूंगा, इसको बाद में देखूंगा कि यह सही होता है या नहीं, वो भी प्रश्न नहीं देख पाए हैं। इसकी वजह से भी अटेम्प्ट आपका कम हुआ है। तो आप इस बात को समझे होंगे, अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो ये समस्या भी आपके सामने हुई होगी। देखिए, जो कोई भी एग्जाम हो, अगर 120 प्रश्न 90 मिनट में करना है तो एक अलग से प्रेशर होता है, अलग से दबाव होता है। और उसके साथ साथ भी आप देखिए 1/1 की नेगेटिव मार्किंग, तो ये भी आपका बहुत ही खतरे की घंटी होती है। आपका इस बात को पूरी तरीके से समझे होंगे कि आपको क्या समस्या हुई होगी। अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो आप ये समस्या से अवश्य परेशान हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपका जो ओवरऑल पेपर था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। अगर हम बात करें सेक्शन वाइज के विषय में तो आपके एग्जाम में 3 सेक्शन से प्रश्न आए थे, जिसमें आपका जीके जीएस से 50, मैथ से आपका 35 और रीजनिंग से भी 35। अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करें तो आपका जो जीके का पेपर था, जीके का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। जीके में अगर आप 50 में से 20 या फिर 22 अच्छे किए होंगे, सही सही 20 या 22 किए होंगे निगेटिव हटाने के बाद, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत ही परफेक्ट स्कोर माना जाएगा। क्योंकि जीके जीएस का जो पेपर था ये वाकई में हार्ड लेवल का था। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ओवरऑल आपका बहुत ही सही आया था। आप रीजनिंग में आराम से 30 या फिर 32 प्रश्न को आप आराम से सही कर सकते थे, इस हिसाब से आपकी रीजनिंग आई थी। और उसके बाद आपका मैथ आया है, मैथ में भी आप आराम से 28 से 30 प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि सभी बच्चे इतने ही हल किए होंगे। सभी बच्चे हो सकता है कि जीके जीएस में या फिर रीजनिंग में ही वो 34 भी अटेम्प्ट किए होंगे, 34 भी सही किए होंगे, 35 भी सही किए होंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जो 25 भी किए होंगे या फिर 22 भी किए होंगे। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा है वो आपका 30 से 32 के आसपास है। बहुत सारे बच्चे मैथ में वीक होते हैं, खासकर महिलाएं जो होती हैं मैथ में वीक होती हैं, तो बहुत सारे महिलाएं हैं वो उनका स्कोर भी मैथ में नहीं हो पाया है। ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूं ये यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपका जीके जिसमें 20 से 22 अटेम्प्ट हुआ है, सही सही निगेटिव हटाने के बाद 20 से 22 बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। मैथ में भी 28 से 30 के आसपास है तो परफेक्ट है। और रीजनिंग में भी आपका 30 से 32 है, बहुत सही है। अगर आपका इतना है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का लेवल मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कैसे कैसे प्रश्न आए थे सेक्शन वाइज, इसको भी बताने का प्रयास किया। अब सवाल आता है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपका है नॉर्मलाइजेशन का। किसका? नॉर्मलाइजेशन का। आपका जो एग्जाम हुआ है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जब कोई भी एग्जाम 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है ये 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है। अब 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। जिन 36 शिफ्ट में कुछ शिफ्ट ऐसे होंगे जो हार्ड रहे होंगे, कुछ शिफ्ट ऐसे होंगे जो इजी रहे होंगे। जो हार्ड शिफ्ट रहे होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। होता कैसे है नॉर्मलाइजेशन, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि 3 आपका शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, 3 दिन आपका एग्जाम हुआ है। एक आपका 10 फरवरी को या फिर 10 मार्च को, दूसरा आपका 12 मार्च को, तीसरा आपका 9 मार्च को। अब जो 10 मार्च वाले बच्चे हैं इनका एवरेज स्कोर जो बन रहा है सभी बच्चों का वो आपका 100 के आसपास बन रहा है, 100 बन रहा है। जो 12 मार्च वाले बच्चे हैं इनका एवरेज स्कोर 90 बन रहा है। जो आपके 9 मार्च वाले बच्चे हैं इनका स्कोर 95 बन रहा है। अब होता क्या है कि ये जो आपका जिसका स्कोर आपका
100 बन रहा है बेस स्कोर, तो मान लिया जाता है कि ये शिफ्ट आपकी इजी आई थी, इसीलिए सभी बच्चों का 100 बन रहा है। आपका जो इसमें 90 बन रहा है, तो मान लिया जाता है कि ये शिफ्ट आपकी हार्ड थी, इसलिए इसमें एवरेज स्कोर कम है। अब क्या जाता है कि इन सभी में आपको एक इक्वल करने का प्रयास किया जाता है। इक्वल कैसे होगा, तो मान लिया जाता है कि इसमें आपका 100 नंबर एक आपका औसत है। अब इसमें जो 100 नंबर वाला है उसमें 100 के 100 रहते हैं, लेकिन जो 90 नंबर वाला बच्चा है उसमें आपको 10 नंबर ऐड करके उसको 100 के बराबर ला दिया जाता है। और जो 95 वाला बच्चा है उसमें आपको 5 नंबर ऐड करके उसको भी 100 नंबर के बराबर ला दिया जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो आपका जो 12 मार्च वाला पेपर है इसमें 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, और जो आपका 9 मार्च वाला पेपर है इसमें 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। इसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, आप इस बात को समझे होंगे। आपका जो एग्जाम हुआ है इसमें ओवरऑल 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। कितना होगा, आप यह मान के चलेंगे कि आराम से 15 के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा दिखेगा। जो हार्ड शिफ्ट है उसको 15 के आसपास नंबर मिल सकते हैं, 15 के आसपास उसको नंबर मिलने वाले हैं। होता क्या है, अगर आप अभी बताएं कि आपकी ये शिफ्ट आपकी इजी है, ये शिफ्ट हार्ड है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। करेगा क्यों नहीं, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, चाहे जो भी बच्चा हो, वो जिस शिफ्ट में बैठा है उसको वही शिफ्ट आपकी हार्ड लगती है। हाँ, मेरी शिफ्ट है, ये मेरी सबसे हार्ड है। अभी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो 9 मार्च वाली शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। उसमें से कोई कमेंट करेगा कि नहीं हमारी शिफ्ट सबसे हार्ड है, हमारी शिफ्ट सबसे हार्ड है। सभी बच्चे हैं उनको अपनी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है, दूसरे की इजी लगती है। लेकिन आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन आपको आराम से 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। जो हार्ड शिफ्ट है उसको 15 से 18 नंबर मिल सकते हैं, जो इजी शिफ्ट है उसको आराम से लगभग 4 या 3 या 5 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आगे बात करें कट ऑफ के विषय में। देखिए, कट ऑफ के विषय में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ी समस्या के विषय में। आपके एग्जाम में पेपर तो एक समस्या थी, लेकिन इससे भी बड़ी एक समस्या है, वो आपका फिजिकल है। फिजिकल क्यों समस्या है, क्योंकि आपके आरपीएफ में बहुत ही तगड़ी फिजिकल आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम अभी देने गए होंगे, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि एग्जाम देने के बाद मैं तैयार कर लूंगा, मेरा फिजिकल हो जाएगा। भैया, इतना भी आसान नहीं है आरपीएफ का फिजिकल। अगर आप देखें आरपीएफ का जो फिजिकल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 हफ्ता मिल जाएगा या फिर 2 सप्ताह मिल जाएगा या 3 सप्ताह मिल जाएगा तो मेरा फिजिकल हो जाएगा। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सही है, आपका किसी और एग्जाम के लिए सही है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सही नहीं है। अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल पास करना है तो कम से कम आपको 2.5 से 3 महीने मेहनत करना होगा, तभी इस तरीके से इतना हार्ड फिजिकल आप पास कर सकते हैं। आपका जो फिजिकल है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो फिजिकल है, अगर हम इसमें देखें तो आपका जो फिजिकल है 1600 मीटर की रनिंग है पुरुष के लिए, मेल के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ कितने में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 45 सेकंड में। 5 मिनट 45 सेकंड में इतनी हार्ड रनिंग करनी है। महिलाओं के लिए समय जो है 800 मीटर है, वो भी 3 मिनट 40 सेकंड में। यही रनिंग ही नहीं समस्या है। उसके बाद लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप कितना है, 14 फीट का लॉन्ग जंप है। हाई जंप है, कितना है, 4 फीट का मेल के लिए। फीमेल के लिए भी 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप है। हाई जंप 3 फीट का है। कोई भी सोचे कि मैं 1 महीने या फिर 10 दिन या फिर 15 दिन मेहनत करके इसके फिजिकल को पास कर लूंगा, तो वो आपका इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। कम से कम आपको 2.5 से 3 महीने इसमें लगना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका फिजिकल पास होगा। इसके साथ साथ मैं आपको अभी से एक बात बता दूं कि जो बच्चे इसमें फिजिकल पास होंगे उनका चांस अधिक होगा कि वो अपना इसमें जॉब ले ले। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्कोर कितना, अगर आप फिजिकल के लिए पास हुए हैं तो आपका बिल्कुल चांस बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नंबर पाते हैं वो अक्सर फिजिकल में फेल हो जाते हैं। अगर आप फिजिकल पास कर लिए हैं, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल के लिए, आप फिजिकल पास कर लिए हैं, तो आपकी संभावना अधिक है कि आपको जॉब मिल जाए। आप इस बात को भी समझे होंगे। सीधे बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना बनेगा, कितने नंबर आपके लिए इस बार सेफ रह सकते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि आपका यूआर का कट ऑफ कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ कितना रहेगा, एससी का कट ऑफ कितना रहेगा। अगर हम कट ऑफ के विषय में बात करें तो मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया है, बहुत सारे बच्चों से बात की है, और इसमें जो आपका सही आंकड़ा निकल के आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा
लिखा हुआ है। इसमें आपका जो कट ऑफ रह सकता है इस बार यूआर के लिए 80 से लेकर के 85 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। कितना? 80 से 85 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कट ऑफ है 75 से 80 के आसपास हो सकता है। ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 77 से लेकर के 82 के आसपास हो सकता है। एससी बच्चों के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 70 से लेकर के 74 के आसपास हो सकता है। और एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो आपका 62 से लेकर के 68 के आसपास हो सकता है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको फिजिकल सही से करना होगा, फिजिकल आपको सही से करना होगा, फिजिकल आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे करना होगा। बाकी अगर आपका इतना स्कोर है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बार आरपीएफ कांस्टेबल मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कितना रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।